नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अगर आप पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है। केमिकल रिएक्टिविटी भी वेरी करती है। आइए जानते हैं कैसे। केमिकल रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कोई भी एलिमेंट कितना प्रॉम्प्टली किसी और एलिमेंट से रिएक्ट कर लेगा, वो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। केमिकल रिएक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए जो एलिमेंट में तत्व इंपॉर्टेंट होता है, तत्व इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जो एलिमेंट का जो पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव है, वो डिसाइड करता है उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अलावा शेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन होता है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के हैं, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स में 1 2 3 यानी कि K L M शेल्स होंगे। आप जानते हैं K इज इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 2, N इक्वल्स टू 3। जनरल चीजें याद दिलवाने के लिए आपको बता दिया। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसका केमिकल रिएक्टिविटी से क्या लेना देना है, मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था। कोई भी ट्रेंड अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियड्स में पढ़ेंगे तो आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर पता है तो सारी चीजें आप सॉल्व करके लिख देंगे आंसर। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 एंड 1, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में अब आप जानते ही हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बाहर वाला शेल है आपका, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है ताकि आप केमिकल रिएक्टिविटी का जो बेस है ना वो समझ सकें। जिसको ये चीज समझ में आती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो स्क्रॉल करके देख सकता है वीडियो। अब होता क्या है कि अगर आप सोडियम की बात करें, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड 3 शेल्स, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको यहाँ छोड़ दीजिए और ये समझिए, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूरी होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। किसी एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और अगर 4 से भी कम है किसी के पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 या 3, तो वो प्रेफर करता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। यानी अगर सोडियम की आप बात करते हैं तो सोडियम अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटा दे अपने शेल से, एटम से ही रिमूव कर दे इस इलेक्ट्रॉन को, तो उसका जो सबसे पहला अब शेल होगा वो ये होगा L, और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ये स्टेबल है। तो सोडियम ये कोशिश करेगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इज दैट क्लियर? क्योंकि सोडियम को सिर्फ अपना एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, मतलब अपने शेल से निकाल देना है। एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान होता है, इसलिए सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। आप लोगों ने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अपने टीचर को कहते सुना होगा कि सोडियम का छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप पानी में डाल देते हैं तो एक्सप्लोड कर जाता है। और यही रीजन है कि सोडियम के साथ कभी भी बच्चों को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ते हैं। टीचर की प्रेजेंस कंपलसरी होती है। टीचर की प्रेजेंस वैसे भी कंपलसरी होती है लेबोरेटरीज में, लेकिन सोडियम के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, इतना रिएक्टिव होता है, थोड़ा सा भी पानी इसके साथ कांटेक्ट में आया एक्सप्लोड कर जाता है। राइट, चलिए, तो अगर सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम का क्या हाल है। मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है लेकिन सोडियम से कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, यानी सोडियम के पास बाहर वाले शेल में जहां एक ही इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, किसी को भी देगा, पर उस 2 इलेक्ट्रॉन को, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको निकाल देगा। 1 इलेक्ट्रॉन है तब तो निकाल ही देता है, हमने पढ़ा है। 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी निकाल देगा। यानी अगर मैग्नीशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से रिमूव कर दे तो ये शेल का औचित्य ही नहीं रह जाएगा। फिर इसके पास L शेल को आप काउंट करेंगे और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम ये कहेंगे कि मैग्नीशियम स्टेबल हो गया है। तो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे। वॉट एवर इट इज, अपनी 2 चीजें किसी को देना तो बहुत ही मुश्किल है ना, एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, इसलिए सोडियम के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव तो किए जाएंगे लेकिन मुश्किल से रिमूव होंगे, यानी ज्यादा एनर्जी इन दोनों को रिमूव करने के लिए लगेगी।
यही रीजन होता है कि मैग्नीशियम रिएक्ट तो करता है, रिएक्टिव भी होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉज लो और एक बात समझो। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर में बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम के केस में प्रोटॉन हो गए 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 हो गए। ठीक, सोडियम के केस में प्रोटॉन थे 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और प्रोटॉन सारे न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जोरदार तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, खींच के रखते हैं, बांध के रखते हैं, भेजना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब दोबारा सोडियम चलिए, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, उनकी जितनी एनर्जी थी उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, पहला रीजन। दूसरा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ही है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसलिए उसने फिर भी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वेयर एज अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट एक प्रोटॉन का बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन भी बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, इसलिए इनकी एनर्जी बटी हुई है, बिखरी हुई है, तो प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एक रीजन है कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलना एज कंपेयर टू सोडियम मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा, भाई एक एक अपनी एक कोई चीज तो आसानी से दे सकते हो, 2 चीजें देने में थोड़ा कष्ट तो सभी को ही होता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की भाषा नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये वेरी रिएक्टिव है, तो आप इसको लिखेंगे कि हाँ ठीक है, ओके रिएक्टिव है, ठीक है रिएक्टिव है, राइट। चलिए बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, यानी मैग्नीशियम के केस में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एल्यूमिनियम के केस में आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आप ये भी समझ गए होंगे कि 13 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यानी प्रोटॉन भी 13 होंगे। ठीक है, अब बाकी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटॉन बहुत पावरफुल है, प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये पहला रीजन है कि एल्यूमिनियम को ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज तो करने ही है, पर एज कंपेयर टू सोडियम ऑल्सो एज कंपेयर टू मैग्नीशियम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा, बल्कि ज्यादा ही डिफिकल्ट रहेगा। दूसरा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, ठीक है इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। इसलिए ये जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव तो होता है, इलेक्ट्रॉन तो लूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल कहलाया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो लूज करने हैं, लेकिन लेस रिएक्टिव होगा। किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, आसानी से किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, किसी के साथ एसोसिएट आसानी से नहीं करेगा एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये जरूर याद रखिए। ठीक है ना, सिर्फ एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। चलिए ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 4। अब देखिए, हम कल भी पढ़ चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है तो भैया ये अड़ जाएगा कि मैं क्यों दूंगा भाई इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन क्यों दे दूं? 4 कोई और एलिमेंट आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, या कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं किसी को दूंगा नहीं, लूंगा भी नहीं, पर दूंगा भी नहीं, ऐसा सिलिकॉन कहता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिलिकॉन अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा। ठीक है, देगा लेगा नहीं, क्योंकि ये शेयर करेगा, इसकी एक कंडीशन है कि मैं शेयर ही करूंगा, इसलिए ये हो जाता है लीस्ट रिएक्टिव, ये हो जाता है आपका लीस्ट रिएक्टिव। आप समझ गए? वो एलिमेंट्स एलिमेंट्स का मतलब होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैस, हेलोजन, सारे इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली दे दे, वो हाईली रिएक्टिव, थोड़ा मुश्किल से दे लेस रिएक्टिव, थोड़ा और मुश्किल से दे और लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेकिन जो दे ही ना इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो वो हो गया आपका लीस्ट रिएक्टिव। तो जितना इजीली आप इन एलिमेंट्स को रिएक्ट करता देखेंगे, उतना सिलिकॉन रिएक्ट नहीं करेगा, ये लीस्ट रिएक्टिव है। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। कल आपने पढ़ा ही था कि सिलिकॉन से जितने भी एलिमेंट इधर हैं वो सारे मेटल्स हैं, ठीक है, और सिलिकॉन से उधर नॉन मेटल्स हैं। चलिए मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, ऑक्टेट तो सभी को कंप्लीट करना होता है। फॉस्फोरस की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है 15,
कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 5। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 से। 8 का आधा 4 हो तो शेयरिंग होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4 से कम हो 1, 2, 3 तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या 7, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 का आधा 4, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये मैं क्यों दूं भाई, मेरे पास तो 4 से ज्यादा है, मैं तो लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। ऐसा ही कहता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, इसके पास एक न्यूक्लियस, प्रोटॉन हो गए 15, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन का भी हम जिक्र नहीं करेंगे, उसका जरूरत भी नहीं है। 3 शेल हो गए। आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके तीसरे वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर आप फॉस्फोरस का नेचर देखें तो आप ये कहेंगे कि फॉस्फोरस है लेस रिएक्टिव। बस यही समझना है आपको कि लेस रिएक्टिव क्यों है। तो देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट। तो पहले तो आप ये समझो कि भैया किसी से एक चीज मांगना आसान है, 2 चीज मांगना आसान है, 3 चीजें तो लेना बहुत ही मुश्किल है ना। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन आके सेट तो होंगे इस आउटर मोस्ट शेल में ही ना, और यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक। तो आप बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इसी शेल में आनी है उस पर भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। लेकिन जो प्रोटॉन है 15 इकट्ठे बैठे हैं, वो 15 के 15 प्रोटॉन चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अपने 15 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाहर से जो 3 इलेक्ट्रॉन आने हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन जो आने हैं उनको ये प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिपेल कर रहे हैं। समझ में आ गया ना ये कश्मकश। इसकी वजह से ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेल में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो रिएक्ट तो करता है लेकिन लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सल्फर। हम हमेशा इसका कंपैरिजन सल्फर से करेंगे, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल का कंपैरिजन नॉन मेटल से ही करेंगे। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 286, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16 हो गया, मतलब यहाँ प्रोटॉन हो गए 16, इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर 1 यूनिट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन पर भी एक इलेक्ट्रॉन भी 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन क्योंकि दूर दूर है इसलिए उतना फोर्स, उतने पावरफुल नहीं है जितना कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन तो चाहेगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को चाहिए उनको ये अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर से आ रहे हैं, इस शेल में आने वाले हैं, उनको रिपेल ही करेंगे ना, ठीक। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस के जितना रिपल्शन डेफिनेटली यहाँ क्योंकि प्रोटॉन कमजोर था ना, 15 ही इलेक्ट्रॉन थे उसके पास। अब यहाँ प्रोटॉन थोड़ा 1 यूनिट बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए हैं, पर एज आई सेड वो बिखरे हुए हैं। तो प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एज कंपेयर टू फॉस्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए अगर ये लेस रिएक्टिव है तो सल्फर को आप कहेंगे कि ये रिएक्टिव है, मतलब कम रिएक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, तो ज्यादा ही रिएक्ट करता है। चलो अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आएगा। प्रोटॉन यहाँ पर हो जाएंगे 17, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। प्रोटॉन पर 1 यूनिट बढ़ गया है, हालांकि इलेक्ट्रॉन भी 1 यूनिट बाहर बढ़ गया है, बट फिर से वही बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर बड़े घेरे में है, दूर दूर है, उनकी पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, प्रोटॉन की पावर कंसंट्रेटेड है, एक इलेक्ट्रॉन को इजीली कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे फिर भी
प्रोटॉन के पुल की वजह से इजीली एडजस्ट कर देगा। यानी अगर आप अब देखें तो फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली से पुल हो जाएगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से, और आप पाएंगे कि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरफ की बात करें, सिलिकॉन से पहले सारे मेटल्स हैं, मेटल्स में सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप इधर चले जाते हैं तो हालांकि ये हेलोजेंस में भी आप इसको काउंट करते हैं, बट ये है नॉन मेटल ही, ठीक है, नॉन मेटल कैरेक्टर रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो है आपका, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना दोनों ही आसान है, भले ही एलिमेंट्स का नेचर कुछ भी हो, मेटल हो नॉन मेटल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करना और इलेक्ट्रॉन गेन करना अगर एक ही इलेक्ट्रॉन का मसला है तो आसान हो जाता है। 2 के केस में ये भी लेस रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव नहीं है। एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव, सिलिकॉन लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका सत्व क्या हुआ? ये तो आपको बेस समझा दिया। ये जो मैंने आपको बेस समझाया है ना, ये आपको आंसर में नहीं लिखना, क्योंकि 3 ही नंबर का आंसर है। तो 3 नंबर के आंसर में इतनी पूरी कहानी नहीं लिख के आनी है, बेसिक चीज लिखनी है। बेसिक चीज क्या है? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। कहां तक? यहां तक। ऐसे एक लाइन बनाएंगे आप और उसको यहां तक छोड़ देंगे। केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्टली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो कहां से इंक्रीज हो रही है? यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है। तो आप एक एरो ऐसे बना देंगे। ये एरो दिखा रहा है कि यहां तक जाकर इंक्रीज हुई है, और ये एरो दिखा रहा है कि सिलिकॉन तक जाकर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। याद रखिए कि इसमें भी हमें आर्गन का इस्तेमाल नहीं करना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्टिविटी का वेरिएशन बता दो पीरियड में पीरियोडिक टेबल के, तो आप उसमें आर्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोबल गैस है, इनर्ट है, रिएक्ट करता नहीं है, बहुत ही सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में ही नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं, और हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसको लेने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल द रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्टली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। क्लियर? याद रखेंगे ना, सिलिकॉन तक ये लेकर आएंगे डिक्रीजेस, और फिर वहीं से एक लाइन आगे खींच सकते हैं इंक्रीजेस की, या आप जैसा भी चाहें वैसे आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक हो। आप यहाँ लाइन खींच के यहीं रोकना चाहते हैं, फिर नीचे लाइन खींचना चाहते हैं, उसके आगे ही नहीं खींचना चाहते, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। आपको पता है ना, ये सब जब कभी भी आप आंसर लिखेंगे तो ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सबसे ऊपर लिखिए, फिर इसको लिखिए। कल भी मैंने आपको बताया था, आपको एलिमेंट का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, सिंबल लिखना जरूरी होता है। आपके पास टाइम है, आप नाम भी लिख दीजिए, पर सिंबल तो लिखना ही कंपलसरी है। सिंबल लिख दीजिए, यहाँ केमिकल रिएक्टिविटी दिखा दीजिए। अगर आप यहाँ वेरी रिएक्टिव और बीच में लीस्ट रिएक्टिव दिखा देते हैं सिलिकॉन को, या इस तरीके से भी दिखा देते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा। बाकी तो थ्योरी आप 2-3 लाइन के ऊपर लिखेंगे। 3 नंबर देने से कोई नहीं आपको रोक सकता, ठीक है। 3 नंबर मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना ही है। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आप सब कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मानो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बिल्डर्ड हो जाते हैं, समझ नहीं आता, तो आप एटॉमिक नंबर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कंफ्यूजन को रिमूव कीजिए, रट्टाफिकेशन को बिल्कुल दूर रखिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी समझ नहीं आता तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस पूछिए, या आपको जहां से भी समझ में आता है, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी टीचर का पढ़ाया समझ में आता है, आप उन टीचर से जाके संपर्क कीजिए और समझिए। समझना जरूरी है। कुल मिला के जो मेन बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, तो आप रटिए मत, बस यही मैं कहूंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक नमस्कार।